गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक खान। गुड मॉर्निंग। आपको कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम। इतना क्यों मुस्कुराएंगे आप? वेलकम वैसे कल हो गया था मेरा, अब आप मुझे लगता है मैंने वेलकम बैक पूरा हफ्ता जो है ना वो शुएब साहब अब जो है ना यहाँ पे वेलकम 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 करते रहे। नहीं, मैंने तो वेलकम नाज़रीन को किया, बस मैंने तो सिंपल का Okay. सबीन फारूक खान। ओके गुड। हाँ, बस मैं तो इस पे आ गया हूँ ना, थोड़ा सा मैंने कहा कि होना चाहिए। अच्छा, वैसे होता है शादी के बाद में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी हो जाती है, जैसे कि जब आप किसी दावत पे जाए ना तो वो एक सवाल होता है खवातीन से स्पेशली कि ये जो जोड़ा आपने पहना है ये जहेज के बरी का, तो हम सबीन पहले मेरी दावत करें, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगी कि मैंने बड़ी का जोड़ा पहना है या मैंने जहेज का जोड़ा पहना है। दावत तब करना जब सबीन हमें नजर आए यहाँ पे, एक पाँव एक मुल्क में, दूसरा पाँव दूसरे मुल्क में, तो फिर दावत तो नहीं हो सकती। बट नाउ आई एम बैक, सो शेड्यूल आपका इजी हो गया है, तो फिर आप जब बोले खाने के लिए मैं हाजिर हूँ तो आपने मेरी दावत कर यही सुनना था, खाने के ठीक लिए है। तो मैं हाजिर उसमें है। आ गई, तो अभी बरी के जोड़े चल रहे हैं। बरी के जोड़े चल रहे हैं। अच्छा, ये होता है वैसे कि ज़ाहिर है ये सवाल होता है। इसके अलावा कोई सवाल होता है सबीन? जैसे दावत का जो आपने कहा ना कि वो अक्सर सवाल होते हैं, अच्छा टाइम कब देंगे, जैसे खानदान वाले कहते हैं ना कि प्लीज। थैंक्स फॉर द इलैबोरेशन। टाइम कब देंगे, लोग यही पूछ रहे होते हैं कि वक्त कब देंगे, तो उस वक्त का हमें भी इंतजार करना पड़ता है कि ज़ाहिर है ऐसे होते हैं ना। फिर ये बात भी होती है ना कि पहले उसको टाइम दे दिया फिर उसको टाइम दे दिया, तो वो भी बड़ा मसला होता है कि अच्छा पहली दावत उधर होगी और दूसरी दावत इधर होगी, तो ये एक बड़ा इशू की बात होती है। बट एनी हाउ जो है बड़ी खुशी होती है। अब मेरे शादी के टॉपिक से आगे निकले शुएब, मैं वरना लिटरली आपको ना 10 साल पीछे आपकी शादी के हाँ, इतनी पुरानी बात तो मेरी भी ट्रॉमा नहीं है को ना। अभी 10 साल जस्ट 10 years। जस्ट 10 years। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। आज का हमारा मौजूद आज का हमारे मौजूद बहुत जबरदस्त है जिन पर हम बात कर लेंगे। मौजूद यही था ना, सवाल ये हमने कर लिया मौजूद आज फ्रीक्वेंटली डिस्कस हमने। आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, आप भी बताएं जी, आपसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है? अच्छा, मर्दों से ज़्यादा हम अक्सर ही बात करते भी है ना, वो जॉब से मुतालिक हो रहा होता है, वो सैलरी से मुतालिक हो रहा होता है, और ख़वातीन से अगर वो गैर शादीशुदा तो शादी से मुतालिक हो रहा होता है, अदरवाइज अपने फिर मामलात हैं, अपने कोई सवालात होते हैं, ख़वातीन के सवाल खत्म नहीं होते। मियाँ क्या करता है? अच्छा, मियाँ से भी सवाल हो रहा था, मियाँ की तनख्वाह कितनी है, मियाँ क्या करता है? हाँ। अच्छा, औरतों से भी ये सवाल लिटरली बार बार हो रहा होता है कि मियाँ क्या करता है, अच्छा कमा कितना लेता है, अच्छा तनख्वाह कितनी है उसकी, फलाना कितना है। बहुत पर्सनल क्वेश्चंस में वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री। वो बाउंड्री आपको रखनी पड़ती है, वो बैरियर आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। रूट नहीं होना होता, बिकॉज हर कोई अपनी एक उसका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, उसकी अपनी ग्रूमिंग होती है, हर माहौल डिफरेंट होता है, हर इंसान सोचता मुख्तलिफ तरीके से है। मुझे लगता है रूड नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वाकई लिमिट ना क्रॉस हो जाए। बट यह है कि तरीके से आप गोलमोल क्वेश्चन कर जवाब दे दें, या फिर घुमा फिरा के आप कुछ ऐसी बात कर दें कि अगले को समझ आ जाए कि नहीं भाई ये फुल स्टॉप है, इससे आगे आप सवाल नहीं कर सकते। या सिंपल कह दें कि आई थिंक यू शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। हाँ, मतलब इस सवाल की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत रूड था, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, आप प्यार से कहना आई थिंक यू शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। हाँ, क्या आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक ये एक तरीका बेहतर होता है ना? बात मुकम्मल करें, लेकिन तरीका हाँ ऐसा होना चाहिए कि वो शाइस्ता होना चाहिए। हाँ, लेकिन बात यही होनी चाहिए कि किसी ने आपको दिल भले दुखाया लेकिन आप ना दुखाएं। कोई आपसे इनसेंसिटिव हो रहे हैं पर आप ना इनसेंसिटिव हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, हमें बढ़ना है आगे। इससे पहले कि आप कहें कि आज की बात शेर आया। ओके, मतलब शेर पोइट्री वाला अच्छा, शेर है, तो अच्छा, मेरे अच्छा, पास एक ओके। लिखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं जरा लिखा हुआ था तो मैंने जी, कहा मैं प्लीज, उसको पढ़ने इरशाद, की पूरी कोशिश इरशाद। करूं। सो लेकिन आप उसको कंप्लीट कर सकते अच्छा, हैं, ठीक मैंने कंट्रोल कर सकते आप उसको कंप्लीट कर, आप दोनों कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली शायद मेरी जनरेशन वो जनरेशन है जो कि बस अब किताबों से बहुत दूर हो चुकी है। तो उसी सिलसिले में एक बड़ा अच्छा शेर मेरे सामने आया, तो आई थॉट शेयर किया जाए कि कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, वाह वाह, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त शेर। ये सुबह सुबह जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि नाज़रीन से जरूर शेयर करें कि क्या वो भी इस बारे में यही सोचते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी का इतना दौर आ गया है कि अब किताबें जो हैं वो बस शेल्फ पे पड़ी रहती है, किताबें शेल्फ पे हैं, किताबें हमसे रूठ गई हैं या हमें उनकी कदर नहीं है। ये आज हमारा मौजू भी है, हम आगे चलकर इस पे डिटेल से आज बात भी करेंगे, लेकिन अभी मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इससे पहले कि हम ज्यादा बात इस पे कर लें, ब्रेक लेंगे। शेर हाँ, शेर आया हुआ था, उसने कहा शेर होगा, तो शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ, दैट्स फाइन, उसने कहा शेर पढ़ना है तो अच्छी बात है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस शेर की तशरीह करेंगे। और जवाब आपने लाजमी दे रहे, व्हाट्सएप पे हमारी कोऑर्डिनेटर लिख रही है जवाब। बिल्कुल सही है, चलें जी, आफ्टर द ब्रेक।
रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर। डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर। जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। अच्छे खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि कुछ जरूर कुछ अच्छा बन पक रहा है। है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए? इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त, सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और बात करते हैं अब कि दांत शाइनिंग क्यों नहीं होते। यानी ये जो हमारे छोटे छोटे स्टार्स हैं, लिटिल स्टार्स, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, इनके दांतों के बड़े मसाइल हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के दांतों से मुतालिक बात ये हो रही होती है कि दांत टेढ़े आ रहे हैं। कुछ से मुतालिक बात ये होती है कि वो शुगर केरीज या उनके दांत खराब हो रहे हैं, वो डिफरेंट तरह से खराब हो रहे होते हैं। कुछ के या दो दो दांत आ रहे होते हैं, हाँ, है ना? sometimes दो दो ये दांत भी होता बच्चों है के हम देख रहे होते हैं कि वो पिछले गिरते नहीं हैं, दूध के दांत गिरते नहीं है और अगले दांत आ रहे होते हैं, तो वो फिर ये भी मसला होता है कि वक्त पे दांतों का ना गिरना, ये भी एक इशू होता है। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि बच्चों की ब्रशिंग, उसकी हैबिट वो डेवलप करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं स्टार्ट में नहीं इतनी जल्दी नहीं कराना, ये ना वो टूथपेस्ट चला जाएगा अंदर, ज़्यादा केयरिंग हो रहे होते हैं। बट अब तो टूथपेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं जो थोड़े बहुत अंदर चले भी जाए, दैट्स फाइन, इट्स ओके। बट हाँ, बच्चों की जो ब्रशिंग हैबिट्स है वो डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि अवेयरनेस की पर्सपेक्टिव से कि अभी बच्चों को बताया भी जाता है कि अच्छा, रात का ब्रश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कुछ मीठा अगर खाया तो ब्रश उसके बाद लाजमी करना है। प्लस बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कैंडीज खा रहे होते हैं, और उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि वो जो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से फिर दांत खराब हो रहे होते हैं। तो आज इस मौजूद में हम बात करेंगे डिटेल के साथ। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया जनरल डेंटिस्ट हैं डॉक्टर आयशा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू ग्रेट टू हैव यू। ज्यादा क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स कंसर्निंग होते हैं और आपके पास आते हैं बच्चों को? जैसे आपने जिक्र किया अभी के बच्चों की केरीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, और यही होता है कि पिछले दूध के दांत गिरे नहीं होते और जो परमानेंट दांत ऊपर से आ जाते हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी डाइट का है, और बच्चे क्योंकि आजकल इजी डाइट, हम पेरेंट्स भी कई बार ऐसे ही होता है कि इजी डाइट की तरफ, शुगरी डाइट, जंक फूड और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है, जहाँ पे ने हम लोगों को या पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है कि भाई बच्चे के लिए कोई ऐसी डाइट, फाइब्रस डाइट प्रोड्यूस की जाए, या कोई फ्रूट्स कट करके दिए जाएँ जिसमें बच्चों के नाक मुँह चढ़ाना, या ये नहीं खाना, ये खट्टा है, ये मीठा है, कड़वा है, तो उस चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा केरीज और दांतों के मसलों के साथ आ रहे हैं। अच्छा, जब दांत आना शुरू होते हैं, मसूड़े बनना शुरू होते हैं बच्चों के, उस टाइम पे भी कोई केयर की ज़रूरत होती है? देखिए, जब से बच्चा माशाल्लाह फीड ले रहा है, या जब से वो सेमी सॉलिड फूड पे आ रहा है, तो बस इसका मतलब है उसके अंदर शुगर या कुछ भी डाइट जा रही है। नेचुरल मिल्क जो है, जो मदर्स मिल्क है, जो फीड है, वो सेल्फ क्लिनजिंग और सब कुछ है, लेकिन और सलाइवा भी हमारे मुंह में इसीलिए होता है कि उससे भी हमारी काफ़ी क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन द मोमेंट आपने फूड लेना शुरू कर दिया है और अपर फीड आ रही है, तो आपको केयर की ज़रूरत है। पेरेंट्स, मदर्स को चाहिए बेशक अपनी छोटी उंगली से, या अब तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जिसपे वो आप छोटा सा हल्का सा ब्रश लगा हुआ होता है और आप जो है ना वो मुंह में फेंट और बड़ा सॉफ्ट सा होता है। तो वो बहुत मतलब अर्ली बच्चों की हम लोग इसलिए फोकस करते हैं कि बच्चों से ही हैबिट बनेगी, आदत इनकी बनेगी, तो ये आगे जाकर सारी उम्र तक इनकी आदत बनी रहेगी। कितनी एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू या उंगली से? 6 मंथ्स प्लस आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, आप उंगली से हल्का सा बस आप, क्योंकि हम लोग अपनी जो टॉप डाइट है या कोई सेमी सॉलिड्स बच्चों को या फ्रूट्स खिलाना शुरू कर दे, वो हम लोग ऑलमोस्ट 6 to 8 months या 10 months से शुरू कर देते हैं। या जब पहला दांत आए तो बस आप स्टार्ट कर दें? वो तो बिल्कुल लाजमी होगा, फिर आप वेट ना करें कि पूरी बतीसी बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप उतनी देर में जो पहला दांत है बड़ा मसला होता है बिल्कुल, उसमें ये होता है कि क्योंकि पहला दांत ही इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, और जब पहला दांत इफेक्ट हो जाएगा ज़रा, फिर उसके बाद साथ वाले सारे इफेक्ट होना शुरू। क्योंकि एक को अगर कीड़ा लग गया या एक में अगर कैविटी बन गया तो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियल ग्रोथ से बाकी दांत भी खराब होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, चूंकि बात हो रही है बिल्कुल जो पहला दांत आ रहा होता है, जिस वक्त मसूड़े से सबीने का सख्त हो रहे होते हैं, दांत आ रहे होते हैं, उस वक्त भी पेरेंट्स बड़े कंसर्निंग होते हैं। कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो रही होती है, कुछ को लूज मोशन हो रहे होते हैं, कुछ के साथ और मामला तो चल रहे होते हैं। एक बड़ी हमारे यहाँ एक, मैं दवाई का नाम लिए बगैर बात करूँगी, ड्रॉप्स दे दिए जाते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी जाती है कि ये ले लें, दांत आराम से आ जाएंगे। प्लीज बताएं कि उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि गम्स के अंदर से दांत निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी डाइट्स ऐसी नहीं है कि हम लोग अपने फाइब्रस नहीं है, हम लोग सख्त गाजर वगैरह या सेब वगैरह, हम लोग अगर डेंटिस्ट के पास पेरेंट्स आए तो हम लोग उनको कहते हैं ऐसी वेजिटेबल्स बच्चों के हाथ में पकड़ा दे, बड़े चंक्स पकड़ा दे, बेशक कि वो तोड़ नहीं सकते, जाहिर सी बात है वो बाइट नहीं कर सकते। गाजर आपने पकड़ा दी, बच्चा सारा दिन उसको, क्योंकि एक इरिटेशन होती है, गम्स में से आपके दांत ने निकलना है बाहर, उसने अपने आप को पुश करना है। तो नेचुरली जो है ये एक तरीका है कि आप बच्चे उसके अंदर कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं क्योंकि उनको इरिटेशन हो रही है। सूदिंग इफेक्ट के लिए हम लोग ये, जैसे आपने बताया, बहुत सारी हैं, बट ये सब सूदिंग है। फिजिकली आप बच्चे के या दांत के लिए आपने मसूड़े का पतला होना या मसूड़े का एक्टिव रहना जरूरी है, उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। जब आपने उसे ऐसी कोई चीज दी जिसे वो चबाता रहे। बिल्कुल। तो कई बार हम लोग बच्चों के मुंह में कोई पेसिफायर या कोई वो टीदर दे देते हैं, तो वो भी चीजें बस एक एड हैं उनकी हेल्प करने में, दांतों की हेल्प करने में। पेसिफायर और टीथर ये हेल्प करता है? पेसिफायर नहीं करता, टीदर कई बार सूदिंग होता है। ओके, बस कई बार पेसिफायर से तो मैं ये भी सुना कि उसकी वजह से तो दांत बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, आपकी जो उसकी नेचुरल प्लेसमेंट है वो डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और अंगूठा चूसना, उंगलियां चूसना या कोई चीज़ हर वक्त मुंह में रखना, और पेसिफायर, क्योंकि वो हर वक्त बच्चा रो रहा है मुंह में, तो उससे आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है दांतों की वो बाहर की तरफ और साइडों से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आपका तालू ऊपर हो जाता है, आपकी जॉ की जो शेप है वो खराब हो जाती है। हमने तो 3-3 साल तक के बच्चे देखे हैं कि जिनको आदत हुई ये बहुत बड़ी हमारी एक हैबिट है, हमारे इसमें एक ट्रेंड है कि बच्चे के मुंह में पेसिफायर या बॉटल हो, लेकिन इट्स अ रॉन्ग हैबिट। और इसमें देखिए कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे 5-6 साल के बच्चे भी हम देखते हैं तो वो अंगूठा चूस रहे हैं, आदत हो जाती है उनकी, डेवलप हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे बच्चे जो कि अब थोड़ी एज उनकी बढ़ भी रही है, आदत छुड़वाई कैसे जाती है? आप कुछ गाइड करते हैं पेरेंट्स को?
हम लोग बस गाइड जैसे हम लोग जो टोटके हमारे माओ ने हमारे साथ किए या किसी के साथ, वो हम लोग टोटके ही बता सकते हैं, बट ये होता है कि वो स्ट्रिक्टनेस बड़े रखे। मुश्किल हाँ टोटके जी। थे वो तो बस जैसे मैंने बताया कि एक आध लगती है तो पता चल जाता था। ऐसे ही वो है, टोटका ऐसे बड़ा ही। देसी है। आज की जरा जेंटल पेरेंटिंग के बिल्कुल perspective से बिल्कुल, बस हम ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट रहे इनके साथ, क्योंकि आपको पहले भी मैंने कहा कि आदत जब बच्चों की बन जाए और वो काफ़ी लॉन्ग चलती है तो वो उनको ब्रेक करना ज़रूरी है, ओके। लाजमी है। तो वो जाहिर है उसमें बड़ा होता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प कर सकते हैं, yes. वो आपको बता सके बच्चे को किस तरह से आपने हम लोग बताना रेफर है। भी कर देते हैं, Yes. कई बार कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैबिट्स के साथ हो तो हम लोग रेफर भी कर देते हैं, किसी का गाइड भी कर देते हैं, बट ये है कि हैबिट्स, क्योंकि अगर एक हैबिट स्ट्रांग है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके और हैबिट्स भी Habits स्ट्रांग भी। होंगे और उसके लिए भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का की राय लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, बातें जो दांत आना शुरू हो गए हैं और साथ ही जब आप, चूंकि बच्चे ने शुरू में अगर कोई मीठी चीज़ खा ले, सीरियल्स, शुगरी सीरियल्स ज़ाहिर है हमारे यहाँ बड़े कॉमन है, हम बड़ा डिस्करेज भी करते हैं इसको, या दूध में भी अगर हम चीनी डाल के उसे पिला रहे हैं, अगर वो अब फीडिंग से बाहर निकल आया है, तो ऐसे में जो कैविटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ा सा बताएं क्यों डेवलप होती हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? अच्छा देखिए, ये है कि क्योंकि शुगर सारा दिन तो बच्चा खा रहा है, लेकिन और साथ ही क्योंकि वो खड़ा है, चल रहा है, पी रहा है, साथ पानी भी पी रहा है, तो वो मुंह की क्लेंजिंग नेचुरली हो रही होती है, क्योंकि सलाइवा भी है बीच में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब रात को इस तरह कुछ मीठा खा के सो जाते हैं तो इतनी हमारे जो थूक या सलाइवा की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद जो दांतों के बीच की सुराखें हैं या गम्स के नीचे क्लीनिंग नहीं हो पाती, उसके लिए ब्रशिंग ज़रूरी है। और ब्रशिंग अगर ना की जाए रात को, ख़ास तौर पे कुछ भी खाया, चाहे मीठे की बात नहीं करते, अगर कुछ भी खाया है रात में और आप खा के सो गए हैं जल्दी, तो वो आपको क्लीनिंग उसकी ज़रूरी है। और इसके बगैर आपका आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपने सुबह उठ के भी नहीं ब्रश किया और हैबिट नहीं है ब्रश करने की, तो आपके बहुत जल्दी केरीज हो जाती हैं। और अगर आपके दूध के दांत केरियस हैं या आपके उन पर कीड़ा लग गया जिस तरह हम कहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो असली और जो परमानेंट दांत हैं उनको भी अफेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जो अभी आए ही नहीं है उनको भी इफेक्ट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा केरियस है, अगर बहुत आप उसकी कोई केयर नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो बर्ड निकलना शुरू हो गया और वो कोई नोक आ गई है तो वो उसको भी, क्योंकि वो साथ ही साथ होते हैं, एक के ऊपर एक के पीछे या आगे पीछे कहीं से आ रहे होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। कई बार बच्चे ऐसे उसमें आते हैं कि निशान होते हैं उनके दांतों पे, हुआ था, हल्का सा लगा, नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से हमारे में है कि वो रीबिल्ड करते हैं दांत, अपने आप को, अपने एनेमल को, अपने डेंटिन को। लेकिन अगर वो ना कर सकें, साथ ब्रशिंग नहीं हो रही, तो वो फिर हीलिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। डॉक्टर साहब, अब जरा दांत गिरने की बात करते हैं। कुछ बच्चों के दांत जो है वो जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, कुछ के लेट, और कुछ के, मेरे सामने मेरी फैमिली में कुछ केसेस हैं कि 11-11, 12-12 साल के होने के बाद भी वो दांत जो गिरे थे वो वापस नहीं आए हुए। इसमें दोनों चीज़ें मैटर करती है। कुछ इनहेरिटिक होता है कि भाई इनके नेचुरली ही नहीं गिर रहे, कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि भाई नहीं, इनके गम्स इतने नहीं हैं या इनके दांत का अंदर का स्ट्रक्चर नहीं बना। असल में होता ये है कि जब परमानेंट दांत ऊपर आने लगता है तो वो ऊपर वाले दांत को खुद ब खुद ही उसकी जड़ें, जो बेबी टीथ है या उसकी जड़ों को वो खुद ही नेचुरली प्रोसेस में वो घुलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हिलता है और गिर जाता है। फिर साथ बच्चे की डाइट है, वो सेब खा रहा है, सख्त चीज़ें खा रहा है, गाजर, मूली या इस तरह की चीज़ें जो हार्ड हैं, तो वो उससे खुद ब खुद गम्स उसको हिलाते रहते हैं। लेकिन अगर उसकी डाइट बिल्कुल कोई फाइब्रस फूड नहीं है या कुछ भी उसमें बिल्कुल प्लेन है, जिस पे उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो उसमें फिर हमें अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि जी देखिए पीछे वाला दांत आ गया है और आगे वाला गिरा नहीं है, तो उस चक्कर में फिर बच्चे हमें निकालना पड़ता है वो दांत। अच्छा, वो खुद फिर हम लोग फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है? एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अच्छा, और ये रैंडम है कि किसी का जल्दी गिर जाता है, किसी का लेट गिरता है, लेकिन हम इसको एक स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं देते कि ये, हम कहते हैं बस 6 years to onwards बच्चों के दांत गिरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब 7-8 साल की उम्र में लेट्स सपोज अगर दांत गिरा हुआ है और वो 11-12 साल की उम्र तक वापस नहीं आ रहा, वो जो नेचुरली गिरा है, जी तो वापस आएगा या नहीं? अगर वो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या इसका अंदर दांत है भी कि नहीं। हाँ जी, एक्सरे करते हैं, और अगर दांत है तो फिर कहते हैं कि आप बेशक आप ब्रशिंग रखें, आप अपनी हाइजीन ठीक रखें, आप डाइट ऐसी रखें, फाइब्रस फूड खाएं, तो वो आ जाता है खुद, तो वो फिर नेचुरली आ जाता है। बस उसकी अपनी डेवलपमेंट है, स्लो हो गई है। कैल्शियम बच्चों को हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दूध पिएं बेटा, या कोई कैल्शियम अब तो बहुत ज़्यादा
सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं जिसकी वजह से बच्चे ले सकते हैं कैल्शियम इंटेक। और अगर दांत ही नहीं है वहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, इसकी क्या वजह होती है? नेचुरली इनहेरिटेड कोई हो, उनके पेरेंट्स में, कहीं फैमिली में, जेनेटिक्स में कोई ऐसा होगा कि इनका दांत मिसिंग हो, लेकिन हम उस वक्त उनका कुछ भी नहीं करते, वेट करते हैं जब तक कि सारे दांत ना आ जाएं, मुंह में पूरी बत्ती कंप्लीट नहीं हो जाए। हाँ जी, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब क्या प्रोसीजर करना है। ओके। लेकिन ये समटाइम्स ये भी होता है कि दांत होता तो है लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं होता जी, वो थोड़ा राइट लेफ्ट हो सकता है, सो ज़रा उसमें बहुत टाइम लगेगा उसके आने में, और वो आएगा शायद दांत टेढ़े भी होंगे, फिर वो ब्रेसेस वाला मामला तो खैर बहुत बात का होता है। बस ये हम यही है कि हम एज का एक वेट करते हैं कि सारी दांत एक दफ़ा मुंह में आ जाएं, किसको किस तरीके से हिलाना है, क्योंकि कई बार हमारे जो जिसको हम साइंटिफिकली एक टर्म यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों की उसमें अगली डकलिंग स्टेज, तो हम ये यूज़ करते हैं अपने डेंटल में भी। अगली डकलिंग जी, जैसे कहानी है बचपन की कि वो था और वो खूबसूरत हो गई, तो वो जब एक हमारा केनाइन है वो बिल्कुल ऊपर वाले केनाइन जो है, जो नोकीले दांत होते हैं, वो सबसे आखिर में आते हैं, और वो जब आते हैं तो वो पूरी बत्तीसों को हिला देते हैं। तो वो एज तकरीबन 12 to 13 वाली होती है, 11, 12, 13 ईयर्स की होती है। तो उसमें जब वो एक दफ़ा हिल जाए, जब वो पूरा आ जाए, फिर हम देखते हैं कि अब नेचुरली दांत अपनी जगह सेट हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो फिर उसको कितना एक ब्रेसेस का वो ट्रीटमेंट, वो फिर हम पूरा प्रोसीजर बनाते हैं। ओके। लेकिन क्या ऐसे साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 months? एवरी 6, नो कुछ मैटर है व्हाट, नहीं है, कुछ है नहीं है, 6 महीने आप बाद जिस- दिखाना है। आप दिखाएं, एक जर्नल आप रिव्यू लें कि कुछ हो तो नहीं रहा, क्योंकि हम लोग जब ब्रश करते हैं तो हम बच्चे भी और हम लोगों को भी ब्रशिंग में सबसे कम टाइम लगाना होता है, यहाँ एक किया, एक यहाँ किया, 2 ऊपर और बस बाहर। तो हम लोग ये नहीं देखते कि जो पीछे वाले दांतों तक ब्रश गया या नहीं गया, पेस्ट हमने कितना लगाया, यूज़ हुआ भी या सारा, जब वो हमने रिंस किया तो सारा बाहर ही आ गया पेस्ट। तो बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है बच्चों को ख़ास तौर पे, कि वो ब्रश सही से करें। आप खड़े हो जाएं साथ, बेशक उनको इंडिपेंडेंट करें, वो खुद करें, लेकिन आप खड़े होएं साथ, देखें, खुद करवा लें अगर बच्चों से नहीं हो पा रहा, उनको चेक करें लाजमी रात को कि इन्होंने ब्रश सही से किया है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारा टाइम दिया गया है 3 मिनट्स हमें लगाने हैं ब्रशिंग के ऊपर। ओके, बच्चे इसलिए नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमने खेलना है, ये बड़ा मसला है बच्चों का, वो कहते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, कार्टून्स में सो रहे हैं, कार्टून्स में सो रहे हैं, टाइम में सो रहा है, लेट ना हो रहे हैं, खाना खाते हैं, वो कहते हैं टाइम वेस्ट हो जाएगा, ना ब्रश करेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, उनका बड़ा कंसर्न है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में जब ये दांतों में कैविटीज डेवलप हो रही होती हैं, और स्पेशली दूध के दांतों में हो रही होती हैं, उस वक्त तो नॉर्मली हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, दूध के दांत हैं तो वैसे भी गिर जाना है, इसी तरह से गिर जाना है, ख़राब हो के गिर जाना है, लेकिन क्या उस वक्त भी इनमें टेम्परेरी फिलिंग करवानी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है बच्चे को कितना ज़्यादा वो, अगर तो कई बार होती हैं खुद ब खुद ही हमारी हाइजीन या हमारी डाइट से खुद ब खुद ही वो अरेस्टेड केरीज उनको हम बोलते हैं, और रुक जाती हैं और वो वहीं रहती हैं, उससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर बच्चे को दर्द शुरू हो गई है, ठंडा गर्म सेंसिटिविटी हो गई है, और वो जब दूध पी रहा है या बोल रहा है तो वो रो रहा है और कह रहे मुझे दर्द है या पस पड़ गई है, तो उसमें फिर हम उस सूरत हाल में हम ये करते हैं कि इससे पहले कि वो दांत जाके परमानेंट दांत को जो कि उभरने वाला है या निकलने वाला है उसको डैमेज करे, तो उसमें हम फिलिंग कर देते हैं। होती टेम्परेरी टाइप की है, छोटी होती है, कोई दांत के साथ ही वो भी निकल जाती है, लेकिन ये है कि ज़रूरी होता है कई बार। ओके। अच्छा, ऐसे में मोलर्स ये भी दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि मोलर्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनके कैविटीज़ एंड कीड़ा लग जाना, और उसके बाद फिर बिल्कुल वो गम्स उनके इतने ख़राब कि लगता है कि पता नहीं दांत आएंगे भी इसमें अब या नहीं आएंगे। अगर वो बात सारी ये है कि हम देख लेते हैं कि नीचे वाला दांत कितना अफेक्ट हो रहा है, कितना अभी बन गया है या नहीं। अगर दांत जो मोलर है, जो बेबी मोलर है, उसके बाद परमानेंट मोलर्स आते हैं, ओके, और क्योंकि मोलर सबसे ज़्यादा इसलिए अफेक्ट होते हैं क्योंकि ये मुंह में सबसे पहले आना शुरू हो जाते हैं, सही है, बेबी के, और इस वजह से जब फ्रंट के दांत तो हम सिर्फ बाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीछे के दांतों में खाना हमारा फंस भी जाता है, उनकी शेप भी कुछ ऐसी है, तो इस वजह से उनको ख़ास तौर पे, इसीलिए मैं कहती हूँ जब ब्रश करते हैं बच्चे आगे से किया और पीछे तक तो टूथब्रश पहुंचा ही नहीं, तो पीछे तक लेकर जाएं। बड़े भी कई बार आगे से करते हैं तो मोलर्स ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और
ان کو زیادہ مجھے لگتا ہے ٹوتھ برش کے کو بھی اس کو بھی تھوڑا سا ڈیزائن اس طرح سے کرنا چاہیے کہ بیک تک چلا جائے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جاتا ہی نہیں ہے کہ لاسٹ والے دانت جو ان کی صفائی ہو سکے. یہ ہماری آپ کا بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے کیونکہ ہمارے کنسرنز بہت ساری جگہوں پہ ڈینٹل ہیلتھ ہمارے کنسرن میں اتنی جلدی نہیں آتی. کچھ المیہ ایسا ہے ہمارا کہ جب تک دانت بالکل ختم نہ ہو جائے تب تک ہم نے عمر کے ساتھ بہت لنک کر دیا نا کہ فلاں ایج ہوگی اب تو گرنے کیا فائدہ ایسا ہے. لیکن اس میں یہ کہ آپ دانت ٹوتھ برش کون سا سلیکٹ کریں, آپ برشنگ کی ٹیکنیک کس طریقے سے کریں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا اگر ہم خیال کریں تو ہمارے دانتوں کا بہت فرق پڑ جاتا ہے. ٹنگ کلیننگ کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے؟ ٹنگ کلیننگ ساتھ ساتھ ضروری ہے. اس سے بھی کیویٹیز ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ٹنگ پہ کھانے کا ڈپازٹ جم جاتا ہے یا پڑا رہ جاتا ہے تو اس سے بھی کیویٹیز ہونے کا یا بیکٹیریا کے ڈیولپ ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے. تو وہ بھی ضروری ہے لیکن برشنگ بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. اینڈ ماؤتھ واش فار کڈز not at all. ایون بڑوں کے لیے بھی نہیں؟ بڑوں کے لیے بھی اگر ایڈوائز بائی دی ڈینٹسٹ, اینڈ وہ بھی اسپیسیفک ٹائم تک اونلی, اور اس کو یو ہیو ٹو گیو, آپ نے اس کا بریک دینا ہے. آپ اس کے لیے کنٹینیوس آپ روز کے لیے بس ساری زندگی کے لیے ہاں برش کیا ساتھ ماؤتھ واش کیا نہیں, وہ ضروری ہے. تو ماؤتھ واش نہیں جی, برش کریں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور بالخصوص کھانے کے بعد اور میٹھا کھائے تو لازمی کریں. بچوں کی ہیبٹ ڈیولپ کریں, سونے سے پہلے برش بچے لازمی کریں. اور جب آپ آہستہ آہستہ ان کی ہیبٹ ڈیولپ کریں گے, اور یہ تب ڈیولپ ہوگی جب آپ خود ایکٹ کریں گے, خود پریکٹس کریں گے. بچے آپ کو دیکھیں گے, وہ کاپی کریں گے, وہ سیکھ جائیں گے, اور اسی طرح سے وہ پریکٹس کریں گے, پھر دانت بچ جائیں گے, اور جو آنے والے دانت ہیں وہ بھی بچے رہیں گے, اور آپ کی مسکراہٹ بڑی اچھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. کتاب جو ہے وہ ہمیشہ ڈفرینٹ ٹائپس میں, ڈفرینٹ ٹاپکس میں آپ کو جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے, آپ کو رستہ دکھاتی ہے, آپ کی جو ویژن ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے آپ کا. تو آئی تھنک سو کہ کتاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو بک سے لوگ بہت زیادہ دور ہو گئے ہوئے, اس لیے ٹاپک جو یہ میں نے رکھا. ہاں, بٹ اگین دیکھیں اب جس طرح ڈیجیٹل دور ہے, اب ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شارٹ اس میں آ گئی, ریلز کی فارم میں آ گئی, ایک کلک کی دوری پر آ گئی, آپ کو انفارمیشن کا ایکسیس بھی آسان ہو گیا. اسی لیے میں یہ سوال دوبارہ بھی رکھ رہا ہوں کہ وہ جو جس طرح اس جنریشن پہ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں, وہ تو بالکل ہی خیر دور ہیں. وہ اس لیے بھی وہ کہتے ہیں نہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی ان کو. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہمیں مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وائی وی نیڈ اے فزیکل بک وین وی ہیو دیٹ ان PDF فارمیٹ. ہاں, لیکن وہ بات الگ ہے, جنہوں نے کتاب سے عشق کیا ہے, جنہوں نے کتاب سے کے ساتھ وقت گزارا ہے, وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں, وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے ٹو ہیو دیٹ فزیکل پیپر بک. بالکل. اچھا, یہ ٹاپک جو تھا بک, جیسے میں نے پینٹ کیا ہے, آپ PDF میں دیتے ہیں, وہ بھی بک ہے. یس, بک کی اہمیت کبھی بھی نہیں ختم ہوگی, بک ختم نہیں ہو سکتی ہے. بٹ جو ایک وہ بڑا خوبصورت سا دور تھا جو بکس کی کلیکشن ہوا کرتی تھی, تو میں نے اپنی بکس میں کچھ رائٹرز کے ناول بھی, جیسے بانو قدسیاں ہیں, عمیر احمد صاحبہ ہیں, تو بڑے یہ خوبصورت ناول انہوں نے لکھے, راجا گیت ہے اور امر بیل ہے, اس ٹائپ کے بہت سارے ناولس ہیں. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو PDF فائلس ہونے کے باوجود اگر آپ دیکھیں, لوگ ڈگریز اور سلیبس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی ناول ریڈ نہیں کرتے. ہاں, پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, میں نے لیا ہوا ہے, میرے شیلف میں ہے بک, ہم اس کو ریڈ کریں گے, بٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو وہ ایکوریٹ انفارمیشن بھی آپ کے پاس نہیں آتی نا. ریلز دیکھیں, کتاب ہے تو وہ ایک مصنف نے لکھی, ایک ریسرچ کر کے وہ مستند ہے, وہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, آپ رکھ رہے ہیں, آپ آگے پاس آن کر رہے ہیں. ڈیجیٹل پہ تو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, یہ اس نے لکھا تھا. ایگزیکٹلی, آپ اس کو امینڈ کر دیتے ہیں اپنے لحاظ سے. سو یہ ایک امپورٹنس واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاید اسی لیے وہ والی انفارمیشن بھی ہم تک نہیں پہنچتی ہے. دیکھیں, جو رائٹر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ سے گزر کے اپنے ایکسپیرینس, اپنی فیلنگس وہ ایکسپریس کرتا ہے بک میں. اور جب بندہ کو بک پڑھتا ہے تو اس کو وہ سارے ایکسپیرینس فری میں مل جاتے ہیں. اگر آپ PDF ٹائپ ہم ڈیجیٹل بکس پہ جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی بندہ, ہر ایک نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے, اور وہ آپ کو فیک انفارمیشن بھی مل رہی ہوتی ہے. لیکن جب بک پبلش ہوتی ہے تو اس کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھا ہے, یہ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں, کوئی چینج نہیں کر سکتا, کوئی چینج نہیں وہ ریسرچ ہے, وہ سالڈ ہے, اور وہ آپ کے آگے تک پہنچے. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی اچھی ایک بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹنس ہے نا, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہ تمام لوگ بھی, اب میں حیران ہوں کہ جن کو کبھی واقعی کتاب کی عادت تھی, کتاب سے پیار تھا, وہ لوگ بھی کس طرح سے اب اسے دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. رسپانس کیسا ہے ایگزیبیشن پہ؟ اپریسیشن تو بہت زیادہ ہے, اسپیشلی جیسے میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ جو ایسے ادارے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں,
जो किताबों को समझते हैं, स्पेशली अदबियात, द राइटर्स, पोइट्स, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन। अच्छा, और कितने इसमें आपने फन पारे पेश किए थे? 30 तो कितना वक्त लगा था 30 पे काम करने में? एक्चुअली ये मैंने स्टार्ट किया था कोरोना में। अच्छा। जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, मैंने अपनी कैबिनेट खोली तो उसमें दीमक लगी हुई थी बुक्स को, तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि नहीं, हमें करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बुक लवर हूँ, मैंने भी कुछ बुक्स रखी हैं, अच्छा चलें इसको पढ़ेंगे। तो वो पढ़ना मुझे तब याद आया कोरोना में, और जब खोला तो सब चीज़ें ख़त्म थी। और मैंने जब इनको पेंट किया है तो मैंने इनको दीमक नहीं दिखाई है, इसके अंदर आपको फूल पौधे निकलते हुए नज़र आएंगे। ये तो एक होप का एलिमेंट है, होप का एलिमेंट है कि बुक पढ़ी हुई भी है तो वो फिर भी इर्तिकाई अमल उसके अंदर स्टार्ट है, वो आपको कुछ ना कुछ दे रही है, आप उसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, बुक कुछ ना कुछ आपको दे रही है। किताब का आपके पास होना भी वो कुछ ना कुछ तो आपको देगी, कभी ना कभी तो आप पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो आप देख लेंगे, या वो एहसास भी बाकी होगा कि आपके पास एक किताब रखी है। आई रिमेंबर जब हम छोटे थे, आई डोंट नो आप इन योर केस ये था या नहीं, बट वो छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती थी, छोटी छोटी दुकानें होती थी, वहाँ पर साहब ने बानो कुदसे साहबा का जिक्र किया है, उमैर अहमदिया और बहुत से राइटर्स थे, इनकी किताब हम जाके लेते थे, 1 रुपये या 2 रुपये उसका एक पर डे रेंट होता था, तो हमें होता था कि बस जल्दी से ख़त्म करनी है, किताब ली शाम में कि नेक्स्ट शाम को भी वापस करने, तो पढ़ी और शाम वापस की। तो उस वक्त एक रेस में हम लोग होते थे। अच्छा, एक हैबिट स्कूल की भी तो होती थी ना शोएब, जो लाइब्रेरीज होती थी वहाँ पर भी आपको लाइब्रेरी कार्ड इशू होता था, उसके बाद उस कार्ड के ऊपर आप वो कार्ड सबमिट करवाते थे, और उसके बाद आपको एक बुक इशू होती थी अपनी पसंद की, वो बुक आप लेते थे और उसका टाइम होता था कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आपने उसको वापस करना है। सो वो एक आपके पास एक टारगेट होता था कि इतने टाइम में, इस ड्यूरेशन में आपने उस किताब को पढ़ना है और आपने वापस करना है। तो हमें तो ये भी याद है कि ये भी होता था कि वो फलानी वाली बुक है तो हम पहले इशू करा लें, इससे पहले कि हमारा दोस्त इशू करा ले, और उसको पढ़ते भी थे क्योंकि पे करना पड़ता था। क्या अब आसान तो हो गई, किताब मौजूद तो है आपके आसपास, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे उसको। पहले तो आप तलाश में होते थे कि स्पेशल लाइब्रेरीज में जिस तरह हम कहते थे ना कि अच्छा वो किताब नई आई है, तो अब रेस थी, मैं पहले इशू करा लूँगी और मैं पहले इस किताब को पढ़ लूँ। और ये बड़ा अच्छा था कि अच्छा पढ़ने के बाद फिर आपस में डिस्कशन, तुमने भी पढ़ ली, तुमने भी पढ़ ली और तुमने भी पढ़ ली, तो डिस्कस करना आपस में। अब तो आई थिंक वो हेल्दी डिस्कशंस भी नहीं होती हैं। अब एक मामला और भी है ना कि हम अगर एक चीज़ को पढ़ लेते हैं और हमने उसमें अपनी एक राय कायम कर ली है, तो अब हम कहते हैं कि हर बंदा उसको उस राय के साथ ये तुम्हारा बड़ा मसला हो ये बड़ा मसला हो गया। हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें डिफरेंट ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप किताब की बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज भी इवन आपका जो काम है, आपने जो किया, आपने अपने एक अंदाज से किया, उसको परसीव हम 1000 तरीकों से कर सकते हैं। जिस तरह देखिए भी आपने एक्सप्लेन किया वो होपफुल एलिमेंट, और अगर हम देखें हम उसे किसी और अंदाज से भी देख सकते हैं, उसे एक फूल को भी किसी और अंदाज से देख सकते हैं। देखिए जिस तरह से इश्क हकीकी है और इश्क मजाजी है, मैंने भी इस एग्जीबिशन में जो फन पारे रखे हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में आपको कैलीग्राफी नज़र आएगी और एक में इस तरह। अगर हम बुक पढ़ते हैं, कैलीग्राफी का पार्ट ऐसा है कि हम बुक पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, उसमें मैंने इस्लामी कुरानी आयात को जो है ना वो लिखा है, और सेकंड पार्ट में जो है वो इस तरह से बुक्स को दिखाया। ओके अच्छा कासिम साहब, अब जरा आपके आर्ट की बात करें, आपको कब से इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, किस तरह आपने इस पे, बिकॉज आपका काम अभी जो हम देख रहे हैं, जो कुछ पिक्चर्स हमने सिर्फ दिखाई हैं, सो इट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छा काम है, 5 साल की मेहनत है इस एग्जीबिशन पे। कोरोना से जिस तरह मैंने स्टार्ट तब से किया हुआ था इसको, और अभी ये क्या इसको सही। तो आपने स्टार्ट भी कोरोना से ही किया? नहीं, मैंने आई थिंक सो के 15 to 20 इयर्स 15 to 20 इयर्स माशाल्लाह, इतना लंबा आपका करियर एक तरह से मैं कहूँगी कि वो हो भी चुका है थ्रू आउट, माशाल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त। मैं सिखा भी रहा हूँ और इसको कर भी रहा हूँ। That's nice. एग्जीबिशंस किस फ्रीक्वेंसी से करते हैं? जी बिल्कुल, एग्जीबिशन अभी तो क्योंकि टॉपिक था तो इस हवाले से, अदरवाइज मैंने कमर्शियल काम बहुत ज़्यादा किया है। अच्छा, ऑर्डर पे काम ज़्यादा, ऑर्डर पे कमर्शियल वर्क जो है ना बहुत ज़्यादा। एग्जीबिशन अभी ये एक ही था जो आप बता रहे हैं? एग्जीबिशन मैंने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट एग्जीबिशंस में, बट सोलो एग्जीबिशन जो मेरा ये फर्स्ट वन। यस, और इसके साथ साथ इंटीरियर डिजाइनर भी होता है, उसको भी टाइम देते हैं? बिल्कुल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग मोड था। एक मैंने एक डिज़ाइनर के साथ काम किया। अच्छा। उस प्रोजेक्ट में मेरा जो है वो पेंटिंग सजेस्ट करना था, बट उनके काम से मैं सेटिस्फाई नहीं, मुझे लगा कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो एक आर्टिस्ट है, अदब से रिलेटेड एक राइटर है, आर्टिस्ट है या एक्टर है, वो सारी चीज़ें कम्बिनेशन का होता है, कहीं ना कहीं पे जो है ना वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं।
تو پھر اس کے بعد نا مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے، ایک رسک لینا چاہیے. اوکے. میں نے ایک پروجیکٹ کیا، اس کے بعد سے میرے پاس کمرشل کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اوکے. تو یہ زیادہ انجوائے کس میں کرتے ہیں؟ دونوں میں. دونوں میں انجوائے کرتے ہیں. کریٹیوٹی جو ہے اس میں آپ انجوائے کرتے ہیں. وہ انٹیریئر ہے یا پینٹنگس ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے کوئی بھی چیز کریٹ کرنا، بہت مزہ آتا ہے اس میں. اوکے. لیکن ہوتا ہے نا ہر بندے کا ایک سگنیچر سٹائل ہوتا ہے جس میں کچھ رنگ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ آرٹ کے ایک فارم بھی ہو سکتے ہیں. سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں اچھا اس میں یہ بہت کنٹمپریری کام کر رہا ہے، اچھا یہ بہت ٹریڈیشنل کام کر رہا ہے، اس میں بہت مغل ٹچ ہے. یا سم ٹائمز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ٹرینڈی کام کر رہا ہے، کہ جس طرح اگر ہم دیکھیں جی ٹرکش آرٹ اگر ان ہے کہیں کسی وقت میں، تو آپ کہتے ہیں کہ بس سارے اسی پہ کام کریں. سو واٹس یور سگنیچر اسٹائل؟ سگنیچر اسٹائل تو میں نے ابھی کوئی بھی نہیں بنایا. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کریٹ کرنا. تو کمرشل کام میں نے بہت زیادہ کیا جو ڈیمانڈ ڈیمانڈ کے اکارڈنگ کرتا ہوں. بٹ لو مجھے یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے اس چیز کو پینٹ کرنا 3D ورک میں. اوکے. 3D ورک میں نے بہت سارا کام کیا اور اس میں مجھے پینٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. یس. اور آپ اسکیچز بھی ویسے لوگ اپنے بنواتے ہیں کہ آرڈر جب آتا ہوگا تو تصویر اپنی بھیج دی یا فیملی کی پکچر بھیج دی؟ بالکل بالکل. شادی کی پکچر بھیج دی. شادی کی پکچر بھیج دی. لوگ بڑا اچھا لوگ کریٹ کروا رہے ہیں. شادی کی پکچرز کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی نا میرے پاس 1 سال سے ایک میں نے پورٹریٹ بنایا، کپل نے مجھے بھیجا. اچھا. ان کو میں کال کروں کہ بھائی لے لو، کہتے اب نہیں چاہیے کیونکہ 1 سال کے بعد نیا شادی ہوئی ہے اس کی اور نے بنایا ہے. تو 1 سال سے میرے پاس پڑا ہوا، کہتے یار میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، اب مجھے وہ نہیں چاہیے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جذبات میں آرڈر دے دیا، پھر 1 سال تک. لیکن جب بنایا تھا شروع کا اگر کچھ تھا تو پھر لے لیتے، تب لے لیتے. کیا بات ہے بیچارے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ سب کو یہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے نا آپ پینٹنگ کرتے ہیں، اسکیچز بناتے ہیں، ہمارا پورٹریٹ بناتے ہیں. تو جب شادی ہوتی ہے ایک الگ طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ بنا دیں ہمیں. تو اس کا مطلب آپ کو آرڈر بہت آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے. اچھی بات ہے. اچھا اب کیا اب بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آرٹ کی امپورٹنس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مہنگا کام ہے آپ کا جی، ڈسکاؤنٹ ہمیں دیں، یا چلو ڈسکاؤنٹ دینا تو اچھی بات ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، ڈسکاؤنٹ لینا ہمارا کلچر ہے. مجھے ایسے لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا فرض ہے جی، فرض ہے. تو اچھی بات ہے، واقعی کرنا بھی چاہیے. بحث کا تو کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے بارگیننگ اچھی کر کے آپ اس کے بعد چیز کو لیں. یہ بھی نہ کہنا کہ 10,000 پہ سیدھے 250 کہہ دیں آپ. یہ تو پھر امی کو آپ بھیجیں، آپ کو پتہ چلے کہ 10,000 کی چیز 250 میں لی کس طرح جاتی ہے. آپ دکان سے شرمندگی سے باہر نکلیں گے، امی لے کے آئیں گے. نہیں وہ 250 کی اگر ہے تو چلے وہ بعض اوقات 200 بھی پہنچ سکتی ہے اور 300، مطلب اس کے اراؤنڈ آپ کو وہ چیز ملے گی. اسپیشلی نا آرٹ ورک کے حوالے سے سب کا کانسیپٹ ہے کہ بہت مہنگا ہوتا ہے، بٹ اس کے پیچھے جو سٹوری ہے، کتنا ٹائم لگا اس کو، کیسے وہ کریٹ ہوا، وہ 1 پیس ہوتا ہے. تو اس کے بعد آرٹسٹ کی پروفائل کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسا بناتا ہے، کس نے کام کیا، اس کی اپنی ایکسپرٹیز ہے، اپنا ایکسپیرینس ہے، اپنا اس نے ایک نام بنایا ہوا ہے. بٹ اسٹل میں کہتی ہوں کہ اگر اتنا مہنگا آپ آرٹ ورک رکھ دیں گے تو لوگ جو عام لوگ ہیں جن کو پسند بھی وہ آرٹ آ رہا ہے، وہ امپورٹنس کو بھی سمجھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو رسائی نہیں ہے نا، وہ تو نہیں خرید پا رہے نا اس کو. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی ٹھیک ہے محنت ہے جس طرح باقی سارے کاموں میں محنت ہے، بٹ شاید ہم نے کچھ فیلڈز کو بنا دی اس طرح. ابھی دیکھیں ہمارے بہت سارے سٹیز میں جو ہے نا آرٹ ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے آرٹسٹ بہت سارے ہو گئے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کی پروفائل کیسی ہے. اچھا آپ کا ابھی تک کا سب سے مہنگا آرٹ پیس جو ہے وہ کون سا بکا، کتنے کا بکا؟ یہ نہ پوچھیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ پوچھیں، کہہ رہے میری مارکیٹ خراب کر رہے ہیں آپ. اس کا یہ جواب ہے بہت مہنگا بکا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مے بی دیکھنے والے ان کو پتہ نہیں کہ وہ کون سا آرٹ پیس تھا، ٹھیک ہے، تو وہ سم ٹائم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ایک پورٹریٹ اتنا مہنگا بیچا ہے. میں نے 3D آرڈر ریپلیس نہیں کر رہے ہوتے. ہاں بالکل. میں نے 3D ورک کیا ایک، اور اس کا سائز تھا 7x20، تو اس کو میں نے 8 لاکھ میں جو ہے نا وہ سیل کیا. بالکل. تو وہ سننے میں ایک پینٹنگ ہے، بٹ سائز وائز اس کی ڈیٹیلز اور ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس میں پھر لوگوں کا انٹرسٹ بھی دیکھیں نا، جیسے وہ پھر آرڈر پلیس کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. قاضی صاحب بہت اچھا آپ کا کام ہے ماشاءاللہ، بہت آگے جائیں اسی طرح سے. اسی طرح کی آپ اپنی کتاب کا ٹاپک اٹھایا، اور ہمارے کتنے سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس کے تھرو، جو میں آرٹ کی بات کری تھی نا کہ ایک بہترین فارم ایکسپریس کریں، تو وہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جیسے لوگ اس کا بہترین استعمال کریں. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. تھینک یو.
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। Give your best हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। Give your best हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्श हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में झलके इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आँख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बाल मुझे पधारो पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। Give your best हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, अब पहले क्या होता था शुभ, पहले की बात की जाए तो हम कहते थे जैसे फलाने मुल्क में ये चीज़ बिक रही है, जो हमें पता चल रहा होता था, और हम कहते थे हम जाएंगे तो हम लेकर आएंगे, या किसी फलाने शहर में ये चीज़ है, हम जाएंगे तो हम लेकर आएंगे। सो अब जैसे जैसे दौर बदला, ई कॉमर्स को हमने तरक्की करते हुए देखा, और अब उस लिहाज से देखा जाए तो हर चीज़ आपको एक क्लिक पे मिल जाती है, एक्सेसिबल हो गई है। चाइना से भी हर चीज आ रही है, यूएस से भी आ रही है, यहाँ से वहाँ भी जा रही है। और क्या बिजनेस हमें दिखाई दे रहा है। ये एट द सेम टाइम लोगों के लिए कितने रोजगार जो हैं वो उसके मौके बहुत सारे खुल चुके हैं, और अब जो हमारी खवातीन हैं वो घर बैठे कितने ज़बरदस्त तरीके से कमा रही हैं। एब्सोल्युटली। तो बड़ा अच्छा जी कि आप कमाएं, और किस तरह से कमाएं कि मुख्तलिफ एवेन्यूज आपके सामने होते हैं, और बस एक स्किल आपके पास अगर है आप उसमें कमा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, आप उसमें कमा रहे होते हैं। अब ई कॉमर्स किस तरह से बढ़ रहा है, क्या नई नई उसकी टेक्निक्स में कहूँगी आगे, टेक्नोलॉजी किस तरह से ऐड होगी है, क्या नए तरीके आ गए, बिकॉज जब हम कहते हैं दौर बदल रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ डिमांड भी बदल रही होती है। सो डिमांड के मुताबिक किस तरह से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने बिजनेस किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसका मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हो, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मियाँ इमरान अली शाह साहब ने, ही इज एन एक्सपर्ट इन ई कॉमर्स। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट टू हैव यू जी। आपको खुद कितना अरसा हो गया ई कॉमर्स में? मेरे लिए तो ये समझ लें कि
for the past 5 years a new domain है. मेरा जो अपना बैकग्राउंड है यूके में मेरे 2 बिजनेसेस हैं एंड दे आर वाइडली डिफरेंट. एक ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग था जिसको मैं 2000 से ऑपरेट कर रहा हूँ, और एक जो था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी. तो वो चल सही नहीं रहे थे जो आपने कहा ये स्टार्ट करता हूँ, या आपने कहा कि वक्त बहुत मिल रहा है कुछ और करता हूँ? वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो रहे हैं, और मेरे बैक ऑफिस इस्लामाबाद में ही है. और ये है कि जब एक काम बंदा सीख ले और कुछ अरसे के लिए कर ले तो फिर आप कहते हैं कुछ और एक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है. तो इसलिए आपको लगा कि लगता ये है कि ई कॉमर्स में पैसा ज़्यादा पड़ा है तो यहीं पे एक्सप्लोर करते हैं अब? एज सच ये एक ऐसी पाकिस्तानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी हो रही है, और चेंजेस भी आ रही है. तो जो कुछ मतलब है मैं सीख चुका था, और वही चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट करने का सोच रखा था जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ बैक इन 2020 2019 बिगिनिंग जस्ट बिफोर कोरोना. ठीक है, तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ क्या किया जाए कि हम पाकिस्तान को वापस दे सके. जो कुछ लर्न किया था, अर्न किया था, वही चीज़ें. तो जॉब क्रिएशन तो एक ही मतलब है, एक फोकस था. अब मैं जब लोकल मार्केट को स्टडी कर रहा था तो आई वाज देन थिंकिंग दैट पाकिस्तान हैज़ टैलेंट, एंड mainly focus हमारे graduate in a large number they were coming out with computer science degrees and all that, but unfortunately उनके पास platforms कम थे. तो वो फ्रीलांसिंग में जा रहे थे, एंड उनकी डेवलपमेंट जो थी ना वो एज सच नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको मतलब है एक गाइडलाइन मिलनी चाहिए, एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं थी. तो एक सॉफ्टवेयर हाउस का यहाँ जो वो सेटअप था वहाँ से यहाँ शिफ्ट कराया. फिर उन डेवलपर्स के साथ काम करते करते हमने कहा कि नहीं, हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनेंगे बजाय ये कि हम सर्विस बेस्ड कंपनी बन जाए. तो प्रोडक्ट बेस पे कुछ आइडियाज़ थे, उनको लर्न भी करना था, डेवलप भी करना था विद इन दैट सेटिंग. तो काफ़ी चीज़ें पैकेज में थी, सिर्फ ये नहीं था कि आप लोगों ने सिर्फ काम करना है. तो उनकी जो मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट थी और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई थी कि उनको तैयार की जाए, वो रहे या ना रहे. लेकिन यह है कि वो जब बाहर जाएंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, so I was thinking that they would have learned a lot from me, whatever I have learned over the many years. तो करते करते इसमें डिफरेंट आइडियाज़ आते रहे. तो वो आपका क्वेश्चन के मतलब है इतने चेंजेस और ये वाइडर फील्ड. तो जब प्रोडक्ट बेस वो चीज़ हमने फोकस सेलेक्ट की, तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को लोकली चाहिए, क्योंकि हम इंक्लाइंड है उन लोगों की तरफ के जो हमारे जो फ़ोन डेवलपमेंट होती है वहाँ से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, हमारा मतलब है ट्रस्ट जो है ना वहाँ है डेवलप्ड है. इसी वजह से पाकिस्तान का ट्रस्ट डेफिसिट बाहर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कमी है, क्योंकि हमने अच्छी प्रोडक्ट्स, और ये मतलब है हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी मतलब है वो नहीं है, लेकिन उनको पूरी गाइडलाइन गवर्नमेंट सेक्टर से हमने मतलब या कहीं से भी कि आपने वैल्यू एडेड सर्विसेज कैसे देनी है, आपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करनी है, सस्टेनेबल उसको कैसे रखना है. क्योंकि शुरू में देखिए जब काम होता है ना शोएब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि शुरू में बड़ी मेहनत हो रही होती है, क्वालिटी पे भी बड़ा काम हो रहा होता है, बट जब एक चीज चल जाती है तो वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है. और फिर जाहिर सी बात है जब लोगों को क्वालिटी नहीं मिल रही है तो वो क्यों एब्सोल्युटली. और ये क्वाइट अनफॉर्चुनेट है जिसको मैं एक डिस्टेंस से देख रहा था. मतलब है हमने पाकिस्तान आईटी बोर्ड बनाया बैक इन 1990s. उसने इतना काम नहीं किया. जो हमारा लोकल टैलेंट था, जो यंग टैलेंट था, जिनको मतलब है वो डिज़र्व कर रहे थे, क्योंकि वो 4 साल पढ़े थे, 8 साल पढ़े थे, उनको मतलब है जॉब यही चाहिए थी, बजाय ये कि वो हम फिर रोना शुरू करते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है. हर जगह हो रहा है, लेकिन वो वापस एसेट बन के आते हैं. उनको अपनी इकोनॉमी में बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है. तो इंडिया के साथ भी यही हुआ था कि वो लोग जो बाहर गए थे वो वापस उनको बुलाया गया, और आज उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में फ़र्क भी इसीलिए है कि उन लोगों को सपोर्ट किया गया. हम भी अब सपोर्ट की बात की जाए तो वो तो यहाँ भी किया जा ही रहा होता है, बट आई थिंक थोड़ा सा ये
मुझे पर्सनल लेवल पे ये भी लगता है कि शायद ये एक माइंडसेट भी हमारा बन चुका है कि कुछ नहीं रहा या सपोर्ट नहीं किया जा रहा, या हर चीज़ हम बहुत ज़्यादा रिलाई भी कर रहे होते हैं एक तरह से कि हर चीज़ जो है वो हुकूमत नहीं करनी है, कुछ चीज़ें हमारे अपने उसमें भी होती हैं। बिकॉज आप जैसे लोग भी तो हैं ना, आप भी तो एक कामयाब बिजनेस रन कर रहे हैं। अब आप भी जिस तरह आप बता रहे हैं कि ठीक है बाहर है, लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में भी सोच रहे हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ हैं, हमारे शो में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस माइंडसेट को चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमने अपनी कंट्री को भी देना है, सिर्फ हमेशा अपने मुल्क से लेना नहीं है और फिर हम पड़ोसी मुल्क की इधर की एग्जांपल्स भी पुट करना शुरू कर देते हैं। वहां पर भी रियलिटी बड़ी डिफरेंट होगी, ये बड़ा यहाँ पर important reality point बड़ी है। different होगी। एब्सोल्युटली एंड विदाउट अ डाउट मैं एग्री करता हूं, लेकिन यह है कि वो माइंड सेट डेवलप हो जाता है लोगों के जहन में कि यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको लोगों को एक्सप्लोर करना है। तो हम जैसे लोग या बहुत से और जो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और एक ही उन्होंने रखा होता है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तानी इकोनॉमी में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मेरा मतलब है यही था कि मेरे पास ऑप्शन ये था कि फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेसेस हैं 9 to 5 यूके आवर्स करके, मुझे तो समझ लें कि फार ईस्ट वाली कंट्रीज ज़्यादा सूटेड थे, वही जॉब क्रिएट्स कर लेता, वही अपने ऑफिसेस शिफ्ट कर लेता कि यहाँ से 9 to 5 और वहाँ पर 9 to 5 शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि मुझे एक्सटेंडेड आवर्स चाहिए थे, मैंने अपने कंट्री को वापस देना था और यही सोच रखा था। और यही चीज़ मैं बाकी लोग जो मेरे सर्कल्स में लोग थे उनमें इनकरेज करता आ रहा हूँ कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ले। अच्छा इमरान साहब, वैसे आपकी सोच जो है वो मुझे एक तरीके से बहुत अच्छी भी लगी है कि किस तरह से आप यंगस्टर्स के बारे में सोच रहे हैं और आपने सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, बिकॉज जो हम देख रहे होते हैं ना अक्सर, तो हम कहते हैं कि बिजनेस माइंडसेट होता है तो वो कहते हैं अच्छा जी प्रॉफिट किस तरह कमाना है, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेड एंड बटर सबने सर्वाइव करना है जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बट उसके साथ ये सोच कैसे डेवलप होती है, मैं चाहूँगी इस वक्त भी जो यहाँ पर बहुत सारे कामयाब लोग भी हमें देख रहे हैं, सो आई रियली वांट कि ज़रूर आप ये शेयर करें कि किस तरह से ये सोच डेवलप होती है कि आपने पे बैक करना है अपनी कंट्री को, अपने यंगस्टर्स के लिए आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। देखिए छोटी चीज़ें होती है जब आप मतलब है देख लेते हैं, अगर आप उससे लर्न करना चाहें तो वो आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर लेती है, गाइडलाइन सेट कर लेती है। मुझे याद है काफ़ी अर्सा पहले जब यूके में हमने एक स्ट्रीट इफ्तार अरेंज किया था और मतलब है मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सारे आए थे, तो कुछ टर्किश लोगों ने भी अरेंजमेंट की थी। तो वो ये कह रहे थे कि शेयर द ब्रेड, ठीक है, और वो फिर हमने उसके लिए वो एक रखा था कि हम अपना जो भी ब्रेड है, तो बिजनेस माइंड सेट भी अगर उसी तरह हो कि हमने प्रॉफिट पे फोकस नहीं रखना, हमने अपना ब्रेड शेयर करना है, चाहे वो जिस तरह भी हम ट्रांसफ़र कर ले, स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, उनकी डेवलपमेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, फिर कंट्री में जो भी मतलब है अगर हमने जॉब क्रिएशंस करनी है या फिर हमने उसमें इनोवेशंस करनी है, क्योंकि एआई से सब कुछ चेंज हो रहा है, अब वो चीज़ें बदल चुकी है। आपको पता है पहले एक रिटेल सेक्टर था और उसका लैंडस्केप हो चुका है ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं एक्सपोज की मतलब है कुछ कंट्रीज ऐसी रह गई हैं जो एक्सपोज से बूस्ट करना चाहती है, लेकिन वो बूस्ट नहीं मिलता स्पेशली एसएमईज को। अब ई कॉमर्स ही ऐसा है जो आपको बाउंड्री से बाहर लेके जाती है, जैसे शुरू में हमने कहा, और वो एसएमईज जिनके पास मतलब फॉर एग्जांपल दस्तकारी का काम करते हैं या कुछ शूज़ बनाते हैं, मतलब है फार एंड वाइड जहाँ भी हो पाकिस्तान में, उनकी रीच बहुत थोड़ी होती है और वो फिर प्राइसेस और वो सारी चीज़ें वो उस तरह नहीं कर सकते। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है या एक मतलब है चाहे जो भी हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इनको जाना चाहिए। हमारे पास मतलब है इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ आ चुके हैं, लोगों को वो इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि वो वहाँ जाएंगे और वो क्या उन्होंने करना है, मेनली वो क्वालिटी मेंटेन करनी है नंबर 1, और सर्विस डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है, अगर वो सर्विस स्टैंडर्ड और क्वालिटी हम मेंटेन कर लें तो हमारे बहुत से लोग जो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो मल्टी डायरेक्शंस में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है साथ साथ और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसमें आप ये देखिए ना कि ये तो फोकस है ही नहीं नौजवान का ना कि मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है या मुझे अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है या कि मुझे उसको इस लेवल पर पहुंचाना है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं। पैसा फोकस है ना उसकी, जो इस वक्त साइकोलॉजी है वो बिल्कुल ड्रिवन है कि अच्छा मनी मेकिंग है सिर्फ,
کہ وہ جس طرح سے ہے, وہ سروس سے آئے, وہ چاہے کوئی پروڈکٹ یہاں پہ امپورٹ کرنے سے آئے, وہ چاہے یہاں تک پہنچانے میں مارکیٹ میں, وہ اس پہ تو کام ہی نہیں کر رہا کہ مجھے اپنا پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہے, اس پہ ویلیو ایڈڈ کرنی ہے, اس پہ مجھے باہر تک پہنچانا ہے, اس کو وہ تو نہیں فوکس کر رہا. دیکھیں مطلب ہے جب ایک گریجویٹ یونیورسٹی سے نکل کے آتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے. اب اس کون سی مطلب ہے ڈائریکشن اس نے لینی ہے, یہ انہوں نے بتانا ہے, جو یا تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے یا سکسیسفل بزنسز ہیں, یا انہوں نے کچھ ایسا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. کیونکہ لازمی تو نہیں ہے کہ ہر بندہ کیپٹن بنے, کچھ تو پلیئرز بھی بنتے ہیں. تو اگر مطلب لیکن آپ ایک سکسیسفل بزنس کے پلیئر بن جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی کنٹریبیوشن, لیکن یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہے جو میں مطلب ہے خود پچھلے 5 سال میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ نہ صرف فوکس کچھ لوگوں کا پروفٹ پہ رہتا ہے, اس کے علاوہ وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو مطلب ہے ان کے لیے وہ جو میننگ ہونی چاہیے نا کہ کیا انٹرنل گروتھ آپ کے لیے میٹر کر رہی ہے یا ایکسٹرنل گروتھ. اگر اس میں ہم یہ سوال رکھیں کہ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ وہ 3 ایسی غلطیاں جو کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ جو نئے گریجویٹس ہیں جو کہ ای کامرس میں یا فار دیٹ میٹر اس ڈومین میں کام کرنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں, جن کو سمجھ نہیں آ رہی یا وہ نہ سمجھی میں کچھ غلطیاں کر رہے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے, دوز 3 ٹاپ پوائنٹس. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, جتنے میرے مطلب ہے سٹاف میں یا میرے کلیگز یا سرکلز میں لوگ ہیں, ان کو میں کہتا ہوں لرننگ نیور سٹاپس. یہ مہد سے لہد تک یہ ایک سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی آپ کا یہ ہے کہ 9 to 5 میں کر رہا ہوں, یہی کر رہا ہوں اور بس یہاں کے بعد میں جا کے چائے پیوں گا, ٹھیک ہے, وہ بھی کر لیں. مطلب ہے آپ کا جو سوشل انٹریکشن ہے وہ بھی مسٹ ہے آپ کے پرسنل اور پرسنالٹی گروتھ کے لیے. لیکن R&D نہیں رکنا چاہیے. آپ وہ کر لیں جو ٹائم آپ کو مل رہا ہے, بجائے یہ کہ آپ سکرولنگ شروع کر لیں. 4 گھنٹے بھی گزر سکتے ہیں, 10 گھنٹے بھی گزر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہماری مطلب ہے زیادہ سے زیادہ ہوتی کیا ہے کہ ہم نے ایک فوٹو یا ایک ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہوتی ہے, اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے لائک کیا ہے, اگلی مرتبہ وہ پوسٹ کریں گے تو ہم نے بھی لائکس اور کمنٹس دینے ہیں. زیادہ ٹائم ہمارا یہی ہوتا ہے اور اس پہ گلے شکوے بھی ہو رہے ہیں, اور ابھی ہمارا مطلب ہے وہ سارا وہ ٹک ٹاک کی پوری انڈسٹری, اب کیا کریں, وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو R&D نہیں رکنا چاہیے, لرننگ نہیں رکنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں مطلب ہے ایک یعنی میں ایک تھرسٹ ہونی چاہیے کہ what else can I do, ایک بالکل ایسا ہونا کہ مطلب ہے ٹھیک ہے میں نے یہ کر دیا, I'm ready to do something else. اپنے آپ سے کمپیٹ کریں کہ اور بہتر کیا کر سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے, وہ جو 8 گھنٹے ہیں نا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایک پروڈکٹیو آورز میں, ٹھیک ہے. تو پھر نہ مینیجر کو آپ سے شکایت ہوگی اور آپ خود بھی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پروڈکٹیو ورک. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف جا کے اٹینڈنس لگانی ہے اور 8 گھنٹے پورے کرنے کے بعد آپ نے آؤٹ لگانا ہے. آپ پروڈکٹیو کام کرنا ہے, وہ چاہے 4 گھنٹے کریں چاہے 2 گھنٹے کریں. ایگزیکٹلی جب آپ ریڈی ہوں گے نا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ مطلب ہے فار ایگزامپل ایک ریوارڈز کی اور سینکشنز کی بھی مطلب ہے مختلف قسم کی. لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک یوتھ کو جو مطلب ہے وہ ڈیولپ کر کے آ رہی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے, تو مطلب ہے ان کو فوکس ہونا چاہیے کہ نئی چیزیں لائیں. اب اگر یہ مطلب ہے ہمارے سب کے اراؤنڈ دنیا چینج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس چینج کے لیے ہمیں ریڈی ہونا چاہیے, اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے, اسکل سیٹ امپروو کرنا ہے, R&D پہ کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, فوکسڈ رہنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز نائس ہیونگ یو جی. بڑا اچھا کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں ود اے ویری گڈ تھاٹ پروسیس کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اور نوجوانوں کو نئے راستے دکھانا, چینلائز کرنا ان کی انرجی کو. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है कि अंबर शय क्या. पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो. तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो. मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दो. ये आपको बासी नहीं लग रही? वो चालान फौरन फाड़ कर दे. कच्चे पक्के प्यार का तड़का. वो जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है. मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने.
मेहनत तो पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। 12 नान, निहारी, गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा करूँगी ना, आपके लिए स्पेशल रखा है मैंने। एक तो आपके अब्बा जी हमारी शादी करा के ये राज अपने साथ कब्र में ही ले गए। कौन है वो कलमुई जिसको आप नई जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं। सत्ता तो उन बलाओं को टालता है ना फुफ्फो जो हमारी नजरों से ओझल हो। तुम किस बला की बात कर रही हो? वो इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब। अंबर अंबर मार नहीं प्यार। वो यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है। मंदी का मुजाहिरा अगर तुम इसकी तरबियत के बात करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत। प्यार का तड़का। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और आज का हमारा मौजू है रिश्तों में जो दरार पड़ जाती है, रिश्ते जो कमज़ोर हो जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। रिश्ते जो टॉक्सिक हो जाते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है, आज इस पर भी बात करेंगे। बिलखुसूस अगर हम मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की बात करें, कायनात का बड़ा खूबसूरत रिश्ता भी है, पहला ताल्लुक़ भी है, लेकिन अगेन इसमें जब हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा अमल है वो तलाक है, लेकिन ज़ाहिर है अगर ताल्लुक़ ऐसा ख़राब हो गया है जिससे आपकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है तो फिर हक़ है आपको कि आप रास्ते जुदा कर लें। लेकिन हाँ, इस पर यह बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज़ ऑलवेज अ वेरी डिसेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये जो होता है ना कि अगर आपका ताल्लुक़ नहीं चला या ताल्लुक़ नहीं बना और चीज़ें ख़राब हुई तो उसके बाद वो ख़ानदानी रिश्ते ख़त्म और उसके बाद बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह और उसके बाद बिल्कुल लड़ाई झगड़ों की नोयत इस कदर बढ़ जाना कि सबसे ज़्यादा शक्ल में ना देखें। शोएब, हम यही देख रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। और लेकिन ये भी एक पॉइंट होता है कि बहुत सारी ख़वातीन अब्यूज़िव मैरिज में होती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी होती हैं। इमोशनल अब्यूज़ भी उनको फेस करना पड़ रहा होता है, फाइनेंशियल अब्यूज़ उनको फेस करना पड़ रहा होता है। इमोशनल अब्यूज़ जिस तरह से मैंने ऑलरेडी बात भी की, इसको कोई कंसिडर नहीं कर रहा होता। ऑनेस्टली ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो इसके बारे में तो बात ही नहीं की जाती। सीधा एक जुमला होता है, खैर है ना, बर्दाश्त करो, सब सेट हो जाएगा, देखा जाएगा, ये सारी बातें हो रही होती हैं। उसमें ये भी होता है कि खातून के बाद जैसा आपने बताया है कि नापसंदीदा अमल ज़रूर है, बट अगेन एक राइट ज़रूर होता है, एक हक जो कि अल्लाह ने दिया हुआ है। वो बच्चों की वजह से भी उसको नहीं ले रही होती हैं कि मेरे बच्चे सफ़र कर जाएंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि शोएब किस तरह से आप एक डिसेंट वे में चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। अब हमारी सोसाइटी में अगर बात की जाए तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है कि तलाक की शरह बढ़ रही है। हाँ, आज हमारा ये मौजू भी है कि अब क्या कोई नई वजूहात हैं या कि वजूहात वही हैं, पहले उस तरीके से उनको एड्रेस नहीं किया जाता था या उनको इस तरह से बताया नहीं जाता। जैसे हमने कुछ टर्म्स लिए ना, फाइनेंशियल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, या समटाइम्स हम देखते हैं कि अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं, नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें बड़े इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं चल रही होती है। आज इस मौजू में बात करेंगे। हमें जिस शख्सियतें ज्वाइन के वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत काम करते हैं, शाहिना कौसर साहिबा इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमारे पास खबरें आती हैं। अच्छा, फैसलाबाद में नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़रा वहाँ से मुताबिक खबरें आई भी हैं, रिपोर्ट्स भी हुई हैं कि अच्छा तलाक की शरह में वहाँ पर इजाफा या किसी स्पेसिफिक और इलाके से मुतालिक आ जाएगी। सो व्हाट डू यू थिंक, इजाफा हुआ है या रिपोर्टिंग बेहतर हुई है? अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं, परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। आबादी के तनासुब से पाकिस्तान में जो तलाक की रेशो है दैट इज़ 1%। ओके, अगर आप इसे यूएस के अंदर देखें दैट इज़ 45%।
यूके के अंदर अगर आप इसको देखें इस अराउंड 40%, यूरोप में देखें पर्टिकुलरली चलें जर्मनी का नाम ले लेते हैं, इसे 38%। तो जब आप कह रहे हैं कि शरह बढ़ रही है तो आप उस परसेंटेज को भी देखिए कि आबादी के तनासुब से कितनी बढ़ रही है। मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ कि अगर 4 लाख लोग हैं तो उन 4 लाख लोगों में से 4000 लोग डिवोर्स हैं। तो 4000 लोगों से मुराद ये है कि 2000 कपल्स। तो आप अगर उस तनासुब को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उसकी रिपोर्टिंग बेहतर अंदाज में हो रही है। पिछले वक्तों में सोशल मीडिया नहीं था, प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं थे और बहुत सारे एवेन्यूज़ नहीं थे जिस पे ये इसके ऊपर बात होती थी और लोग खुल के डिवोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या तलाक का वर्ड इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था और लोग इस लफ्ज़ को अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करते थे। और अब ये है कि लोग इस पे बात करना शुरू हुए हैं और इसकी तादाद को, जैसे मैंने परसेंटेज के तनासुब से बताया, ये उस तरह मल्टीप्लाई नहीं हुई जिस तरह ये वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ी है। रीज़न पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपकी निगाह में क्या है? अच्छा, एक तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वहाँ भी रीजंस यही हैं, यहाँ भी ये रीज़न है, लेकिन पर्टिकुलरली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडिविजुअल डिवोर्स के अंदर एक पर्टिकुलर रीजंस होते हैं इंडिविजुअल्स के। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जैसे आप लोगों ने भी कहा कि फाइनेंशियल जो है कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो है कॉन्फ्लिक्ट, पावर डायनामिक्स जो होते हैं रिश्ते के अंदर, ख़ासतौर पे हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते के अंदर जो पावर डायनामिक्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई डिफाइन नहीं है और वो बिल्कुल इक्वल भी नहीं है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, आपने कहा कितनी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। इसके अलावा जो फैमिली प्रेशर्स हैं, इसके अलावा जो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन इसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसको हमारे यहाँ एंग्जाइटी और डिप्रेशन का नाम लेना या मेंटल हेल्थ का नाम लेना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी को पागल करार दे दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारी सेकेंडरी पार्टीज़ हैं शादी में, प्राइमरी पार्टी तो हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन जो सेकेंडरी फैमिली है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है और उसका जो प्रेशर है और उसकी जिम्मेदारियां जो दोनों के ऊपर आती हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करती हैं। अच्छा, तो कुछ बिकॉज रिसर्च आपकी भी इस लिहाज से यकीनन काफ़ी बेहतर भी होगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले कपल्स ज़्यादा उनमें डिवोर्स देखी गई है या रिश्तों में दरार देखी गई है एज़ कम्पेयर टू जो कि अलग कपल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है या फैमिली के से अलग रह रहा है तो उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जॉइंट फैमिली में फाइनेंशियल एस्पेक्ट सामने उभर कर आता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा ड्रेस होता है कि फैमिली के जो बड़े होते हैं उसको रोकते हैं। अगर अकेले रह रहे हैं तो उस डोमेस्टिक वायलेंस को कोई विटनेस नहीं कर रहा होता है और आपको कोई शर्मिंदा भी नहीं कर रहा होता है। तो दिस इज़ अ मिक्स। इसके ऊपर मैं नहीं समझती कोई इस तरह की कोई रिसर्च मौजूद है जिसके ऊपर ये कहा जाए कि जो लोग फैमिली के अंदर रहते हैं वो बिल्कुल इसके अंदर भी डिफ़र करती हैं डिजर्स के जो रहते हैं फैमिली में, तो फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, नहीं आप इकट्ठे रहें, उसको रिकनसाइल करवाने में मदद करते हैं। जो लोग अलग ऑपोजिट काम भी होता है। तो ये दोनों डायनामिक्स जॉइंट फैमिली में भी मौजूद हैं और अकेले रहने में भी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि कोविड में वेस्ट के अंदर डिवोर्स रेशो इतनी बढ़ गई कि आप जैसे कह रही हैं ना जॉइंट फैमिली में, तो वो अकेले घर में रह रहे थे। अकेले घर में रहने से जितने उस मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए और जितनी डिवोर्स रेशो ऊपर गई है उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि 2 लोग एक घर के अंदर अकेले रह रहे थे और वो काम वगैरह कुछ भी नहीं था, काम वगैरह कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे और जो डोमेस्टिक वायलेंस था जिसको देखने वाला भी कोई नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस, ऑफ कोर्स जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं सब करते हैं। अगर आप इसको देखें, अगर आप एक ऑक्सफोर्ड और लीड्स का पढ़ा हुआ आदमी और एक भट्टे पे काम करने वाला आदमी जो कि कभी स्कूल नहीं गया, वो डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है, ये मेंटालिटी है। ये मेंटालिटी नहीं है, ये पावर को प्रैक्टिस करना है। ये एक मर्द की अपनी बीवी के ऊपर बर्तरी जो कि वो अपने जहन में सोचता है और जो सोसाइटी उसको बताती है, जो पेट्रियार्की उसको समझाती है, उस पावर को प्रैक्टिस करता है। और वो ख़ास तौर पे उसको तब प्रैक्टिस करता है जब दूसरे उसको देख नहीं रहे होते, क्योंकि उसने अपना फेस भी तो बचाना है। नहीं, मैं तो एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड मॉडर्न प्रोग्रेसिव और फेमिनिस्ट भी हूँ थोड़ा सा, तो मैं तो घर में वो नहीं है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस आप हर दूसरी औरत से बात करें, पढ़ी लिखी औरत से बात करें, एम्पावर्ड औरत से बात करें जो कि बात करती हैं इनके ऊपर। ऐसे मर्द जो इन चीज़ों पे बात करते हैं उन्होंने अपने घरों में अपनी बीवियों पे डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ है। ये प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस होती है और वो ये चाहते हैं कि ये मैं कर तो लूँ लेकिन इस पे आप बात मत कुछ केसेस हैं हमारे सामने भी जो कि हम जिक्र भी कर रहे होते हैं, शो पे भी बुला रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि
बहुत empowered ख़वातीन होती हैं और Yes. वो समझदार face कर भी रही होती हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार भी होती हैं। और वाकई हमने देखा, और वाकई बहुत सारे ऐसे मर्द जो कि पढ़े लिखे भी हैं, आप उनको देखकर वो सोसाइटी में अगर आप किसी दूसरे से अगर बात करेंगे ना कि ये बंदा अब्यूज़र है, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुत अपना एक ना एक अच्छा इमेज बनाया हुआ है, एक अच्छी रेपुटेशन बनाई हुई है, तो वाकई वहाँ पर औरत के लिए प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, मैं जो कह रही हूँ मैं ठीक बात कर रही हूँ। अच्छा, वैसे में जब हम गलतियों की बात करते हैं ना, तो यकीनन ये तो एक एस्पेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस, एंड ये एक्सट्रीम है जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया गया हमारी सोसाइटी में। ना सिर्फ हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें, बट ओवरऑल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। क्या अभी जो कहा जा रहा होता है, जो अब एक डिबेट होती है, मैं आपके सामने ज़रूर इस बात को रखूँ, कहते जी बर्दाश्त ख़त्म हो गया एक दूसरे की, कि बात बर्दाश्त नहीं करनी है, ना औरत ने मर्द की करनी है, ना मर्द ने औरत की करनी है। सो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है दोनों रिजिड हो गए। एग्जैक्टली, कि दरार पड़ना शुरू हो गई है रिश्ते। अच्छा, अगर आप बर्दाश्त से मुराद ये समझते हैं कि वो औरतें जो मार खाती हैं थप्पड़ से लेके फिजिकल जिसमें ब्रूजेस पड़ते हैं औरतों को, और औरतें ये बर्दाश्त करती हैं कि उनके हस्बैंड्स डिसऑनेस्ट हैं और वो बहुत सारे और रिलेशनशिप रख रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि औरतें अब इसको बर्दाश्त करें या मर्द भी इसको बर्दाश्त करें, तो इस तरह की बर्दाश्त आपको नहीं करनी चाहिए है। मैं कहती हूँ कि ये है एक रेड लाइन जिसके ऊपर आप खड़े हो जाएं कि दैट्स इट। और अगर हाँ छोटी बातें हैं जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हैं, फैमिली को सपोर्ट करने की बात हो रही है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात हो रही है, या कम्युनिकेशन के अंदाज की बात हो रही है, कोई मिसकम्युनिकेशन गैप है, उसके ऊपर आप बर्दाश्त करें, उसके ऊपर आप काम करें। लेकिन ऐसे रेड फ्लैग्स हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर अंदर जिस पे आई डोंट थिंक सो कि औरतों और मर्दों को दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक एस्पेक्ट हम मिस कर रहे हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि वो हम डिस्कशन में लेके आएँ, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। क्या हुआ है, मर्दों पे फाइनेंशियल बर्डन आ गया और वो उसको एक इज़्ज़त भी समझते हैं, वो उसको इंजॉय भी कर रहे हैं और वो ये समझते हैं दैट्स वेरी गुड कि हम कंट्रीब्यूट करें। लेकिन औरतों की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन क्योंकि शादियों में नहीं है, जिनकी है, जो औरतें काम कर रही हैं, इवन उनकी भी उस तरह रिस्पेक्ट नहीं है। एक तो औरतों की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन शादी में होनी चाहिए, और जो वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रही हैं उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। अगर वो कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मींस कि अगर बाहर से पैसा कमा के ला के घर में नहीं लगा रही हैं, तो वो जो घर में एक तरह की लेबर करती हैं सारा दिन, उसकी भी रिकग्निशन होनी चाहिए। ये जो रिकग्निशन नहीं है दोनों तरफ और एप्रिसिएशन नहीं है दोनों तरफ, ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है। और एक अनरियलिस्टिक किस्म की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसे आर्टिफिशियल और लिटरेचर के थ्रू जो अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ के लोग लगा लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ काइंड ऑफ अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज कॉज। इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि शादी को जितना बड़ा बोझ हमने बनाया है कि शादी है, इसको निभाइए और दिस इज़ लाइफ एंड दैट्स इट। हमें शादी को एक पार्ट ऑफ लाइफ के तौर पे देखना चाहिए। दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी पढ़ाई, आपका करियर, एज ए पर्सन, एज ए अदर रिलेशनशिप्स, एज ए ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, एज ए पाकिस्तानी, आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके बहुत सारे रोल्स हैं। लेकिन क्या हुआ है, शादी अच्छी चल रही है, दिस विमेन इज सक्सेसफुल, दिस मैन इज सक्सेसफुल। शादी अच्छी नहीं चल रही है तो हो शी इज बेचारी काइंड ऑफ, हो दिस पर्सन इज बेचारा काइंड ऑफ। अच्छी नहीं चले तो उसे फेलियर के उस पे ले जाते हैं। एग्जैक्टली, इस डायलॉग को बदलने की जरूरत है। जो चीजें हो रही हैं, जस्ट वन चैप्टर, उसमें चीजें अप एंड डाउन हो गए, इट्स फाइन। एग्जैक्टली, दैट्स वन चैप्टर। और कोई भी इंसान है, अगर उसकी जिंदगी में कोई एक इंसिडेंट हो गया, मिसाल के तौर पे डिवोर्स हो गई है, वो आपकी बदनसीबी और खुशकिस्मती नहीं है। आप देखिए, फ़ौरन से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, आपको गाड़ी ख़रीद लेते हैं, आप घर ख़रीद लेते हैं, आपकी अच्छी जॉब हो जाती है, तो सब आपको फ़ौरन आके कहेंगे आप कितने खुश नसीब हैं। तो इंसानों की खुशनसीबी, बदनसीबी और खुश और नाखुश होने की वजूहात ज़िंदगी में होने वाले एक दो वाक़यात नहीं होते हैं। बिल्कुल वैसे ही अच्छी जॉब मिलना सारी की सारी खुशी नहीं है, और डिवोर्स हो जाना सारी की सारा गम नहीं है। सो दीज आर जस्ट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, और ये सब पार्ट्स मिलकर आपकी लाइफ बनाते हैं। और वन इंसिडेंट के ऊपर आपकी जिंदगी रुक नहीं जाती। और जिस तरह बर्डन किया जाता है डिवोर्स लोगों को, खास तौर पे औरतों को, चले मर्दों को भी किया जाता है, लेकिन एज कम्पेयर टू औरतों के कम किया जाता है। एक दो डिवोर्स के बाद भी लोग शादियां कर रहे हैं और उनको सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इसको नॉर्मलाइज कर लिया गया है। लेकिन औरतों के साथ जो स्टिग्मा जोड़ दिया गया है कि अगर कोई आपको
سنائی دیتا ہے کہ یہ خاتون ڈیورس ہے تو سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہوگا. اور ڈیورس کی سب سے بڑی ریزن کو پروپوگیٹ بھی یہی کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک بہت ڈیسنٹ اور ایک میچور طریقے سے اس کو ڈیزالو کر دیں اگر بات نہیں بن رہی ہے, لیکن یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ کس طرح عورتوں کو ڈیفیم کرنا ہے, کیسے ان کے کریکٹر کے اوپر بات کرنی ہے, کس طرح آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ میرے پیسے کھا گئی ہیں, یہ پیسے لے گئی ہیں, انہوں نے یہ کرائمز کیے ہیں, اور اس کے لیے پوری پروپیگنڈا ٹیم بن جاتی ہے, پورا خاندان ساتھ مل جاتا ہے, اور یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سب لوگ کر رہے ہوتے اور ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیورس کی بہت ساری ملٹیپل ریزنز ہیں, اور اس کو ان ریزنز کو انڈیویجول سے الگ کر کے اور جرنلائز طریقے سے علیحدہ سے دیکھتے ہوئے اس کو ڈیسنٹ طریقے سے ڈیزالو کرنا, ریزالو کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس کے بعد بھی دونوں لوگوں کی ایک نارمل لائف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بچے ہیں تو پھر تو زیادہ امپورٹنس ہے اس کی کہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے بچوں کا والد یا والدہ ہیں, تو پھر آپ پہ یہ ادروائز بھی اگر رشتہ ختم ہو گیا تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ پردہ رکھیں. کوئی کسی کے ساتھ بھی ایشو ہے, پردہ رکھیں, اور اب بچوں کے پیرنٹس دوبارہ آپ رہیں گے نا تو ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آپ کو. ایک چیز اور بھی اس پہ پلیز آپ کامنٹ کیجیے گا, کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں, میں مردوں کے پرسپیکٹو سے سوال کر رہا ہوں, خاتون کو امپاورڈ, فائنینشلی امپاورڈ نہیں دیکھ سکتا مرد جنرلی؟ اچھا, یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ بات. اگر عورت امپاورڈ ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ پیسہ گھر میں لے کے آئے گی. آپ کے اوپر جو فائنینشیل برڈن ہے, جو آپ کی ڈپریشن اور انگزائٹی کی ریزنز بن رہا ہے, وہ کم ہو جائے گا. لیکن آپ کیا کریں, میں بار بار لفظ پاور کا استعمال کرتی ہوں, وہ اپنی پاور کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے مردوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کو شیئر کر لیجئے, کیونکہ آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے. وہ بوجھ آپ کے اوپر آپ نے خود ڈالا ہے, سوسائٹی نے ڈالا ہے, اور صدیوں سے ڈالا ہوا ہے. آپ اس کو کریں انجوائے اپنی طرف سے. آپ انجوائے نہیں کر رہے, دیٹ از برڈن. اس کو شیئر کیجئے, عورتوں کو کنٹریبیوٹ کرنے دیجئے, اور ان کو اپنی فیصلہ سازی میں شامل کیجئے. مسئلہ یہ ہے اگر عورتیں فائنینشیل کنٹریبیوشن کریں گی تو ان کا فیصلہ سازی میں ہاتھ آ جائے گا. تو اچھی بات ہے نا, this is all fine, this is absolutely fine. ایکسیپٹ کریے. لیکن اس میں مسئلہ اور بھی ہے نا. اچھا, مرد اگر ایکسیپٹ کر رہے اس چیز کو کہ نہیں خاتون کو امپاورڈ ہونا چاہیے, فائنینشلی امپاورڈ ہونا چاہیے, وہ شی شوڈ کنٹریبیوٹ نو میٹر آپ کتنے فائنینشلی اسٹیبل ہیں, بٹ اسٹل آپ کو لگتا ہے کہ نہیں شی شوڈ آلسو ورک. اس میں کامنٹ ساتھ سے سننے کو ملتا ہے, اور دور سے بھی نہیں اپنوں سے سننے کو ملتا ہے, کیا تم خرچے پورے نہیں کر سکتے اس کے جو یہ کام کر رہی ہے؟ بیوی کی کمائی گھر میں آ رہی ہے, بیوی کی کمائی کھا رہے ہو. اچھا, ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ متس ہیں, یہ مغالطے ہیں جو بہت سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم ان کو ریپیٹ کرتے ہیں بغیر سوچے اور سمجھے. اب آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں. ہر روز اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ ایک عام کانورسیشن کے درمیان اگر چائے کے بعد آپ تھوڑا سا کھانا کھانے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلی بات وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 شادیاں تو ہمارا رائٹ ہے. اس بات کو وہ مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. سیریسلی یہ ایک بہت 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 سیریس بات ہے. ایک لائلٹی ایک ریلیشن شپ میں دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور اسی طرح جیسے آپ نے بات کی کہ آپ ایسے بیوی کی کمائی کھائیں گے, آپ کر نہیں سکتے, اس کو بھی مذاق بنا لیا. یہ بڑی بڑی بہت سیریس بات ہے. اس وقت جس طرح کے فائنینشیل کرائسس پاکستان کو ہیں, جس طرح کے اکانومی کے پاکستان کے حالات ہیں, سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, بہت ضروری ہے یہ. اور ویسے بھی اب ایک خاتون اگر گھر سے باہر نکل کے وہ کام کر رہی ہے تو وہ ایک ایکسپوجر لے کے آ رہی ہے. صرف فائنینس کی یہاں پہ بات نہیں, ان کے فائنینسز مینیج ہو رہے ہیں, وہ ایک ایکسپوجر لے کے آ رہی ہے, اس کی لرننگس ہیں, اور وہی اپنے بچوں کو آگے وہ سکھائے گی, پورے خاندان کو لے کر چلے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں آپ 48 اراؤنڈ 48, ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیجٹ نہیں ہے کتنے % عورتیں ہیں پاکستان کے اندر. اگر اس آبادی کو آپ نے بٹھا دیا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ جس پیسے مت کمائیں, دس از کمپلیٹلی رانگ. آپ اکانومسٹ کو بٹھائیے, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی آبادی کے کتنے % حصے کو کام کرنا چاہیے ہے. اور جب یہ بات فیکٹ ہے کہ سب سے زیادہ پریشر اور